ऑलराइट। अब हम स्टेट गवर्नमेंट वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। सिर्फ यूनियन लेवल पर ही नहीं बल्कि स्टेट्स लेवल पे भी। यानी कि स्टेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर सेंटर पे, एंड सिमिलरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे, उन्हीं के पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है। ठीक है, से जस्ट लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं सेंटर पे, सेंट्रल लेवल पर, वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट लेवल पर। तो देखिए, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है दैट हेल्प्स द चीफ मिनिस्टर रन द स्टेट गवर्नमेंट, जस्ट लाइक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंट्रल लेवल पे होते हैं, सिमिलरली ये स्टेट लेवल पर होते हैं। और हमें जो प्रिंसिपल्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नहीं है, लेकिन स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164 जो होते हैं वो एक जनरल मैनर में डील करते हैं। जैसे आर्टिकल 163 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे उनका क्या स्टेटस होगा। सिमिलरली आर्टिकल 164 कहता है कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनका टेन्योर क्या होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उनकी क्वालिफिकेशंस, उनकी सैलरीज अलाउंसेस कैसे होंगे, वो ओथ कैसे लेंगे, ऑल दोज थिंग्स की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। तो देखिए, जस्ट लाइक सेंटर पे वैसे ही यहाँ पर भी तीन तरह के मिनिस्टर्स हो सकते हैं। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जिनको हम MOS भी बोलते हैं, और डिप्टी मिनिस्टर्स हो सकते हैं। देखिए, हमें पता है कि है क्या फर्क क्या तीनों में। तीन तरह के अगर हम मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, वी आर सेइंग कैबिनेट मिनिस्टर्स, वी आर सेइंग मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, एंड वी आर सेइंग डेप्यूटी मिनिस्टर्स। बेसिकली डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ऑब्वियसली उनके रैंक्स में होगा, उनके एमोल्यूमेंट्स में होगा, और उनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में भी होगा। क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं सबसे ज्यादा पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो होल्ड करते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही करते हैं। और सबसे ज्यादा उनके भी सबसे ऊपर कौन है? चीफ मिनिस्टर है। कैबिनेट मिनिस्टर में भी जो सबसे ऊपर जो पोजीशन होती है एक तरह से, वो होती है चीफ मिनिस्टर की, प्राइमस अमंग पेयर्स जिसको हम बोलते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट जितने भी स्टेट लेवल पे जितने भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, फाइनेंस का हो सकता है, होम डिपार्टमेंट हो सकता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो सकता है, माइनिंग का हो सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होंगे उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही उनका जो है हेड बनाया जाता है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैबिनेट मिनिस्टर्स की ज्यादा होती है, क्योंकि मोस्टली डिपार्टमेंट्स किसी ना किसी वे में कैबिनेट मिनिस्टर्स से जुड़े हुए होते हैं। फिर सिमिलरली मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट क्या होते हैं? उनको या तो इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे दिया जाता है, अगर कोई छोटा डिपार्टमेंट है तो उनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे सकते हैं MOS को, या फिर उनको किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच कर दिया जाता है, या फिर उनको किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच कर दिया जाता है। और देखिए, जब कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स नहीं जाते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को बुलाया जा सकता है अगर वो इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दे रखा है या अटैच्ड भी है, उनको अगर किसी मीटिंग में पर्टिकुलरली बुलाया जाए कि उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही कोई मीटिंग है, तो वो प्रेजेंट हो सकते हैं। बट अदरवाइज कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स ही करते हैं। फिर सिमिलरली फिर डिप्टी मिनिस्टर्स आते हैं, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता, इनको कैबिनेट मिनिस्टर के साथ जनरली अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री ड्यूटीज में असिस्ट कर सकें। ये हम सेंट्रल लेवल पे भी जब हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि उनको वो एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री ड्यूटीज जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के, उनको करने में, परफॉर्म करने में ये हेल्प कर देते हैं। ये कैबिनेट के मेंबर्स नहीं है बिल्कुल भी, कैबिनेट की मीटिंग इसलिए अटेंड नहीं करते हैं। बहुत सारे स्टेट्स में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बना दिया जाता है। ठीक है, वो पॉलिटिकल रीजंस आपको पता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने जो किया था वो वही है क्या, कि साइज जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वो लिमिटेड होगा 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जस्ट लाइक सेंटर पे लोकसभा का जो साइज है, टोटल स्ट्रेंथ है उसका 15% का, इसी तरह से सेंट्रल स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, चाहे वो बाय कैमरल भी हो सकता है स्टेट का लेजिस्लेचर, लेकिन स्ट्रेंथ हमेशा उस समय किसकी लेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि यही डायरेक्टली इलेक्टेड है बाय द पीपल। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज्यादा जो है काउंसिल का साइज नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अपॉइंटमेंट, देखिए अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? सबसे पहले तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को। ठीक है, और
आपको पता है ऐसे तो किसी को भी नहीं बना देंगे कि किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना दिया। ऑब्वियसली जो पार्टी जो है वो जो जीतती है, जो भी, चाहे वो कोalition पार्टी हो चाहे वो एक सिंगल पार्टी हो, जो भी जीतती है उन्हीं के फिर जो हेड होता है उनको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं गवर्नर। और बाकी मिनिस्टर्स को भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, बस बट किसकी एडवाइस पे? ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर सेंटर पे अपनी एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, वो उन्हीं को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, जिनको कि प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं। इसी तरह से सेंटर पे भी जिनको चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे गवर्नर को कि आप इनको मिनिस्टर्स बनाइए, उन्हीं को गवर्नर जो है फिर अपॉइंट करते हैं। बहुत सारे, देखिए अलग अलग स्टेट्स बहुत डाइवर्स है हमारी, बहुत सारी स्टेट्स हैं, किसी में कुछ तरह के वो है, तो बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना ज़रूरी है, एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, एक और बात भी है कि जैसे हमने सेंटर पे पढ़ा था, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कि वो उनको मेंबर ऑफ द हाउस होना ज़रूरी है। अगर यूनिकैमरल है तो लेजिस्लेटिव असेंबली का, अगर बाय कैमरल है तो किसी एक का भी वो हो सकता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन जो है वो मिनिस्टर हो, लेकिन अपॉइंटमेंट के विद इन 6 मंथ्स उनको किसी भी एक हाउस का, अगर एक हाउस है तो उसी हाउस का, और अगर 2 हाउस है उस स्टेट में तो उन दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ही सीजेस टू बी अ मिनिस्टर। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 6 मंथ से ज़्यादा कोई बिना इलेक्ट हुए मेंबर जो है वो मिनिस्टर कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो यानी कि कोई मेंबर को किसी पर्सन को बना सकते हैं मिनिस्टर, बट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ, उसके 6 मंथ्स के अंदर उनको जो है इलेक्शन से या नॉमिनेशन से जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर का, नॉमिनेशन तो देखो अब सिर्फ काउंसिल में हो सकती है, स्टेट जो काउंसिल होता है उसी में हो सकती है, क्योंकि जो पहले एंग्लो बहुत सारी चीज़ों के नॉमिनेशन होते थे वो बंद हो गए हैं, लेकिन जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के थे बाकी के भी हैं, तो 6 मंथ्स के लिए मैक्सिमम बन सकता है। एक और बात है कि मिनिस्टर जो एक हाउस का मेंबर है, अगर मान लो किसी स्टेट में 2 हाउस हैं, तो अगर जो एक हाउस का मेंबर है वो दूसरे हाउस में ही हैज द राइट टू स्पीक। ठीक है। वोट करने का राइट नहीं है, वोट उसी हाउस में करेगा जिसका वो मेंबर है, लेकिन ही हैज द मिनिस्टर को, सिर्फ मिनिस्टर को ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द अदर हाउस ऑल्सो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है। अब बात करते हैं ओथ की, क्योंकि जब भी कोई इतने इंपॉर्टेंट ऑफिस में एंटर अपॉन करता है तो ऑब्वियसली उनको ओथ लेना होगा। ठीक है। वो ओथ, दो तरह की ओथ होती है, एक तो ओथ ऑफ ऑफिस होती है और एक होती है ओथ ऑफ सीक्रेसी। दो ओथ होती है और उनको वो कौन एडमिनिस्टर करता है? गवर्नर एडमिनिस्टर करते हैं इनको। और जैसे कि हम पहले भी कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं, ओथ ऑफ ऑफिस में वो क्या कहेंगे कि हमें दैट वो फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड करेंगे सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, एंड सब लोगों के लिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही एक्ट करेंगे, एंड विदाउट इल विल या विदाउट फियर और फेवर जो है वो एक्ट करेंगे। सिमिलरली ओथ ऑफ सीक्रेसी में क्या है कि कोई भी डायरेक्टली एंड डायरेक्टली वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बताएंगे जो उनको बिकॉज ऑफ बीइंग इन ऑन दैट पोस्ट उनको पता चल रही है। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर हमें ये भी पता है कि सैलरीज, एमोल्यूमेंट्स वगैरह कौन डिसाइड करता है हमेशा, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिसाइड करता है कि कितने उनको एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, कितनी सैलरी मिलेंगी, कितने और अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 पॉइंट्स हम बात करेंगे, एक है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की और एक है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है। हमने कई बार सुना भी है स्विम एंड सिंक टुगेदर। ठीक है। तो जब भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है उसका सबसे बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वो होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है विच अंडरलाइज द वर्किंग ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, विच इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टेट में भी वही लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होती है ये, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, चाहे उनके एक्ट्स ऑफ कमीशन के लिए चाहे उनके एक्ट्स ऑफ कमीशन के लिए, जो उन्होंने किया है, ठीक है, जो उनको शायद नहीं करना चाहिए था, या फिर जो उन्होंने नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। तो एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड एक्ट्स ऑफ कमीशन दोनों के लिए उनको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। यानी कि बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए असेंबली में, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, तो सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है, चाहे वो दूसरे हाउस से भी हो। अगर बाय कैमरल है तो, लेकिन अगर बाय कैमरल लेजिस्लेचर का भी कोई पर्सन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर है तो उसको भी रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी का मतलब है कि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड
जो है देखिए कई बार ये भी होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही गवर्नर को एडवाइस कर दें कि आप हाउस को डिसॉल्व कर दें, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दें और फ्रेश इलेक्शंस करें। गवर्नर कई बार ओब्लाइज भी करते हैं कि हाँ कर देते हैं हम उसको डिसॉल्व और नए इलेक्शन करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, डिपेंड करता है उस सर्कमस्टांसेस पे। एक और बात भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, देखिए हमने स्टैंड और फॉल टुगेदर है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। देखिए इसका एक और कॉनोटेशन होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कैबिनेट ने कोई डिसीजन ले लिया तो वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को मानना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि कैबिनेट डिसीजन में हो गया, हो सकता है कि उस कैबिनेट के अंदर कोई मिनिस्टर ऐसा हो जो उससे वो अग्री ना करता हो, लेकिन तब भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कैबिनेट ने एक डिसीजन ले लिया तो वो सपोर्ट करेंगे उसको, विद इन द लेजिस्लेचर भी एंड आउटसाइड द लेजिस्लेचर भी। एंड अगर कभी ऐसा होता है कि कोई नहीं करता तो हमेशा आप देखिएगा सेंटर पे जो प्राइम मिनिस्टर है रिकमेंड कर देते हैं प्रेसिडेंट को कि उसको आप हटा दीजिए या वो उसको कहते हैं कि रिजाइन कर दो। इसी तरह से स्टेट पे भी चीफ मिनिस्टर जो होते हैं गवर्नर को कह देते हैं इसको रिमूव कर दो, या उसी पर्सन को डायरेक्टली बोलते हैं कि आप रिजाइन कर दो, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओपनली आप कभी नहीं कह सकते, चाहे अंदर आपके मन में भी हो, लेकिन आपको यू हैव टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इनसाइड द लेजिस्लेचर ऑल्सो एंड आउटसाइड द लेजिस्लेचर ऑल्सो। ये हुई बात कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी। इसका मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है कि जो बेसिकली ये तभी तक मिनिस्टर हैं, तभी तक मिनिस्टर का ऑफिस होल्ड कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। लेकिन प्लेजर ऑफ द गवर्नर का मतलब तो आपको पता है, यानी कि अंडर एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि बेसिकली चीफ मिनिस्टर। तो यानी कि गवर्नर जो है किसी मिनिस्टर को किसी भी समय रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। कभी को होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर उनको या तो इस इंडिविजुअल को कह देते हैं आप रिजाइन कर दो, या गवर्नर को कह देते हैं उनको डिसमिस कर दो, ठीक है। तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही एक सबसेट हो गया बेसिकली इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अपने हर डिपार्टमेंट जो भी डिपार्टमेंट उनको दिया उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, और जो गवर्नर है वो रिमूव कर सकते हैं मिनिस्टर को सिर्फ ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फिर पावर्स एंड फंक्शंस, ये तो आपको पता ही है, पावर्स एंड फंक्शंस हम कई बार पहले भी यूनियन गवर्नमेंट जब हमने पढ़ी थी तब भी पढ़ चुके हैं, तो ये फटाफट से कर लेंगे हम। एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी स्टेट की रन करेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर ने जो लॉज पास किए उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे स्टेट के लिए। सारे डिपार्टमेंट्स जो है उनको सुपरवाइज करेंगे। ये तो हो गए एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। फिर लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती हैं, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर में क्या बिल इंट्रोड्यूस होगा एंड ऑल दो, बजट बनाना है, गवर्नर को एडवाइस करना है कब समन करना है, कब प्रोरोग करना है लेजिस्लेचर को। गवर्नमेंट पॉलिसीज देखिए, जब ऑपोजिशन ऑब्वियसली क्वेश्चन करेगी लेजिस्लेचर में तो उसके लिए उनको डिफेंड करना है पॉलिसीज को एंड सो ऑन। फाइनेंशियल पावर्स में स्टेट बजट प्रिपेयर होगा, एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रही है स्टेट की। कोई भी मनी बिल हमें पता है कि वो विदाउट दी रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर नहीं होता, यानी कि बेसिकली तो इनडायरेक्टली काउंसिल का ही पावर है ना, वो भी तो गवर्नर तो वही करेगा जो काउंसिल कहेगा। सिमिलरली एडवाइजरी पावर्स भी हैं, गवर्नर को बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स पे एडवाइस करते हैं, और हमें पता है गवर्नर को एक्ट करना होता है इन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक्सेप्ट जब उनके पास कुछ ऐसी पावर्स भी होती हैं जब वो अपने डिस्क्रिप्शन पे एक्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए कोई बिल रिकमेंड करना उनकी कंसिडरेशन के लिए एंड सो ऑन। तो अब और अच्छा ये भी हमें पता है कि गवर्नर जो होता है, गवर्नर कोई मैटर गवर्नर के डिस्क्रिप्शन में है या नहीं है, ये डिसीजन भी गवर्नर का ही होता है, ये फाइनल होता है। ये हमने गवर्नर वाले पार्ट में भी पढ़ा था कि कोई मैटर जो है वो गवर्नर के डिस्क्रिप्शन में है या नहीं, ये गवर्नर ही डिसाइड करेंगे और उनका डिसीजन ही फाइनल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। सिमिलरली क्या एडवाइस दे रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर को, ये भी किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं की जा सकती कि क्या एडवाइस दी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने गवर्नर को, दैट ऑल्सो कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो रोल इन डिसीजन मेकिंग सबसे ज्यादा किसका होता है, एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। उसमें भी एक कोर ग्रुप क्या होता है, कैबिनेट होता है, जो कोर ग्रुप होता है सीनियर मिनिस्टर्स का। कैबिनेट ही रियल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जस्ट लाइक सेंट्रल लेवल पे भी कैबिनेट ही रियल डिसीजन मेकिंग होती है, बाकी मिनिस्टर्स हेल्प करते हैं डिसीजन को इंप्लीमेंट करने में।
गवर्नर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिलेशनशिप हमने देख लिया है कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही एक्ट करना होता है। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रियल एग्जीक्यूटिव है, हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे हेड करना होता है। ऑफ कोर्स अगर कुछ ऐसा हो जाए कि नहीं उसको अपने डिस्क्रिप्शन पे एक्ट करना पड़े तो वो करते हैं, जैसे कि हमने गवर्नर वाले टॉपिक में पढ़ा भी था कि उनको प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़े या अगर कोई किसी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है, एंड उन केसेस में अगर गवर्नर को अपने डिस्क्रिप्शन में एक्ट भी करना होता है तो गवर्नर जो है अपने डिस्क्रिप्शन में एक्ट करते हैं। ओके, तो ये हो गया स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का